हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास 6 का बिल्कुल लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 60 है उसको पढ़ेंगे। इसका चैप्टर का नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। एनसीईआरटी पता नहीं ऐसे अजीब अजीब से टाइटल कैसे रख लेती है, डायरेक्टली इस चैप्टर का नाम गार्बेज भी रख सकती थी। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक इमेज लगा के रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक मैन है वो इस डस्टबिन में इतने सारे कचरे को फेंक रहा है। तो गार्बेज का मतलब क्या है? गार्बेज का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लिए यूजफुल ना हो, जिसको कि हमारे लिए ज्यादा लंबे समय के लिए जरूरत नहीं होती है। मतलब कि ऐसी चीजें जिसको कि हम लोगों ने यूज किया, अब उसकी हमें आगे जरूरत नहीं है, उसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं। सो ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है, इसमें आपको पढ़ाने के लिए भी ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत थोड़ी सी टाइम लगेगी इसको खत्म करने में, और उसके अलावा आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी बहुत कम पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम के आंसर आप खुद ही उसको कर पाओगे अगर आप इस चैप्टर को, या फिर इस चैप्टर को तो आप अच्छे से ना भी पढ़ो, एनसीईआरटी को अगर रीड करते हो तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। सो इस चैप्टर के टॉपिक्स क्या क्या होंगे, मतलब मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी क्या? पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये चैप्टर हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना ही क्यों है। ठीक है। देन सोर्स ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट, ठीक है, वेस्ट होता है। गार्बेज क्या होता है? गार्बेज एक हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, मतलब जिसका हम लोग को फर्दर यूज नहीं है। तो वो कहाँ से आते हैं, उसका रीजन, मतलब उसका रीजन ही उसका सोर्स कहाँ से है। ठीक है। देन टाइप ऑफ वेस्ट। अब कितने टाइप के वेस्ट होते हैं? नाउ सेपरेशन ऑफ गार्बेज एंड लैंडफिल। ठीक है। मतलब कि हम लोग लैंडफिल के लिए, मतलब कि वो जो होता है कहीं पे गड्ढे हो जाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या, एक प्रोसेस होता है लैंड फिलिंग का, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जमीन को भरने का काम करते हैं। तो कई बार क्या किया जाता है कि ऐसे गार्बेज जिसको कि अगर जमीन के अंदर डाल भी दें तो वो हमारे लिए हार्मफुल, मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग जमीन के अंदर डाल देते हैं, और उससे हमारा भी फायदा हो जाता है कि हमारा जो जमीन होता है वो भी भर जाता है, और उसके अलावा डिकम्पोज भी हो जाता है, मतलब कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल उसके भी अच्छी तरह से ठिकाने लग जाते हैं। देन ये जो है इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स मैनेजमेंट, मतलब कि यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक के क्या क्या इफेक्ट हैं। आपको ही पता है कि वेस्ट, सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल हमारे लिए क्या हो जाता है? प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक हर जगह आपको मिल जाएगी, मतलब हर कोई भी प्रोडक्ट लो, आप कोई भी कुछ भी लो, उसमें आपको प्लास्टिक की कोई ना कोई चीज जरूर मिलती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेंगे, मतलब कि आपने सामान लिया और वो सामान में जो कुछ भी था आपने खाया और उसके अलावा प्लास्टिक भी खा गए, ऐसा तो नहीं करते हम लोग। तो प्लास्टिक को फेंक ही देते हैं। तो वो प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, मैक्सिमम टाइम जो होता है वेस्ट मटेरियल में होता है। ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, जहाँ पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसान लोग जो होते हैं मैन्योर का यूज करते हैं, मतलब कि खाद का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोसेस है वर्मी कंपोस्टिंग, उसके थ्रू कैसे खाद को बनाते हैं, जिसको कि हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं, उसको कैसे बनाते हैं उसी को पढ़ेंगे। ठीक है। देन हाउ टू रिड्यूस गार्बेज। अब यहाँ पर इतने सारे हम लोग प्रॉब्लम भी पढ़ लिए, प्रॉब्लम का रीजन क्या है उसको भी पढ़ लिए, प्रॉब्लम कितनी तरह की है उसको भी पढ़ लिए, उस प्रॉब्लम से हमें क्या क्या इफेक्ट है वो भी पढ़ लिए। देन इसको कम कैसे किया जाए, गार्बेज को, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम कहने का मतलब गार्बेज, तो ये गार्बेज को हम लोग कम कैसे करें, तो हम लोग इस टॉपिक में उसको पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन। मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मुझे वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको दे देती हूँ। गार्बेज इज अनडिजायर्ड, मतलब जिसकी हमें डिजायर नहीं है, जिसकी हमें आगे कोई इच्छा नहीं है उसको रखने का अपने साथ। ठीक है। डिजायर मतलब होता है इच्छा। ठीक है। तो अनडिजायर मतलब कि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है उसको अपने पास रखने की। ठीक है। एंड अनवांटेड मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसे कि हम अपने पास अब ज्यादा रखना नहीं चाहते, मतलब उनका यूज ही नहीं है तो हम लोग क्यों रखेंगे। ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरह से गार्बेज है। ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज रविश, जंक एंड ट्रस्ट। जैसे कि आपको पता है कई बार यहाँ पे जो अच्छे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि इंग्लिश थोड़ी अच्छी सी बोल लेते हैं, तो वो गार्बेज टर्म का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि उन्हें अगर गार्बेज बोलना हो तो वो रबिश बोलते हैं, जंक बोलते हैं, जंक फाइल। आपने अक्सर फोन में देखा होगा जंक फाइल करके एक फोल्डर बन जाता है। अगर आपके पास गूगल फाइल जैसे होते हैं, गूगल फाइल एक ऐप है जो कि गूगल की है, तो अगर वो एप्लीकेशन रखते हो तो उसमें गूगल आपको नोटिफाई करते रहेगा कि आपके फोन में इतने सारी जंक फाइल हो गई, मतलब कि ऐसी फाइल जिसको कि आपको अब जरूरत नहीं है। ठीक है। वो समझ लीजिए आपको एक तरह से कचरा ही हो गई। देन ट्रेसेस। अब यहाँ पे जो ट्रेस है, ट्रेस जो होता है उसको भी हम लोग कचरा ही कहते हैं, मतलब कचरे का ही, ये सब सिनोनिम्स है। ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग गार्बेज पढ़ रहे हैं, गार्बेज मतलब क्या, गंदगी जो कि हमारे अराउंड है। तो हमारे अराउंड गंदगी है ही क्यों? तो उसका रीजन है कि हम लोग जो है वो नेसेसरी, मतलब हम लोग जरूरी अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो हमारे अराउंड गंदगी को फैला देगी। तो अगर हम लोग गंदगी से दूर रहना चाहते हैं तो हमें अपने अराउंड को क्लीन रखना जरूरी है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी टर्म है। अगर हम लोग अपने अराउंड को, मतलब हम अपने आसपास के एरिया को साफ नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। नाउ
अब सोर्स ऑफ वेस्ट, अब कितने तरह के वेस्ट होते हैं। देन पहला डोमेस्टिक वेस्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे डोमेस्टिक मतलब ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक गाय पे लेख लिखने आता है तो इस तरह से लिखते हैं, गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है, उसके 4 पैर होते हैं उसके, तो मतलब यहीं से शुरू ही करते हैं डोमेस्टिक। अब क्यों वो डोमेस्टिक लिखते हैं, ऐसी चीजें जो घरेलू हो, तो ये वेस्ट हमारे घर से जुड़ी हुई है। तो वेजिटेबल पील्स, पील्स मतलब छिलके, जो कि जितने भी सब्जी ये सब होते हैं उसके जो छिलके होते हैं वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। मतलब कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग केले खाते हैं तो केले का ऐसा नहीं कि हम लोग छिलका भी खा जाते हैं, आलू खाते हैं तो आलू का छिलका भी नहीं खाते, तो हम लोग वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल है, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, उसको हम लोग फेंक देते हैं बाहर। देन पेपर, अब कई सारे पेपर होते हैं जो कि जैसे कि हम लोगों को एक बटर पेपर आता है जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने किचन में, और बटर पेपर के अलावा भी बहुत सारे पेपर होते हैं जो कि हमारे लिए वेस्ट होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर। अब आपने उसको पढ़ लिया तो अब ऐसा तो नहीं कि आप उसको कुछ करोगे, तो आप उसको अब वो आपके घर से निकला तो इसलिए वो डोमेस्टिक वेस्ट है। नाउ फूड लेफ्ट ओवर। अब कई बार ऐसा होता है कि आप लोग भी ये काम करते हो, जब आपका खाने का मन नहीं होता तो आप मम्मी के डर से थोड़ा बहुत तो खाना ले लेते हो, लेकिन फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हो, तो वो फूड क्या होता है, वो वेस्ट होता है। वैसे तो आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में मतलब कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें की फूड मतलब मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, तो हमें फूड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फूड या फिर जितने भी नेचुरल रिसोर्स है सभी का, मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, आपको एक मोरलाइज्ड पीपल मतलब कि आपको एक अच्छा इंसान, सभ्य इंसान भी बनाना है। तो आप मेक श्योर कि फूड को अच्छी तरह से कंज्यूम करें और जितना हो सके इसको प्रिजर्व करने की, बचाने की कोशिश करें, ठीक है। एंड प्लास्टिक्स, उसके बाद जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो भी हमारे घर से ही निकलते हैं। आर डोमेस्टिक वेस्ट, ये सारे वेस्ट जो है वो डोमेस्टिक वेस्ट है, मतलब कि जितनी भी वेस्ट हमारे घरों से निकलती है वो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट हो गए, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होती है, तो डोमेस्टिक वेस्ट मतलब कि हमारे घर से निकलती थी, उसी तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि इंडस्ट्री से निकले। अब इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री का काम है मैन्युफैक्चर करना, तो वो मैन्युफैक्चर करेगी, तो मैन्युफैक्चर करने में सबसे ज्यादा क्या वेस्ट होता है, वहां पर जितने भी केमिकल्स होते हैं उनका भी वेस्टेज होता है। उसके अलावा ये सारे जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, स्मोक मतलब स्मोक, उसके बाद फ्लाई एश जो कि राख होती है, उड़ती हुई राख, ये सब क्या है, ये सब वेस्ट मटेरियल। उसके अलावा वाटर जो कि हार्मफुल वाटर होते हैं, जब कंपनी उसको यूज कर लेती है, जो इंडस्ट्री होती है अपने मैन्युफैक्चर के लिए उसको यूज कर ली, तो वो वाटर गंदा हो जाता है, तो वो भी क्या है, वेस्ट है। तो ये सारे वेस्ट क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं। देन कॉमर्शियल वेस्ट। अब कॉमर्शियल वेस्ट, कॉमर्शियल कहने का मतलब जिससे कि आप अर्निंग कर रहे हो, मतलब जिससे कि आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है, जो आपके कॉमर्शियल पर्पस में आते हैं। तो कॉमर्शियल पर्पस में कौन से वेस्ट आते हैं, जैसे कि होटल में जितने भी, अगर आपने एक होटल को एस्टेब्लिश किया, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि मतलब आपका होटल बिल्कुल साफ होता है हमेशा, उसमें कहीं कोई गंदगी होती ही नहीं है। अब वहाँ लोग रहेंगे तो गंदगी तो होगी ही। तो होटल हो गए, मॉल्स हो गए, ऑटो रिपेयर शॉप हो गया, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज। अब आप लोगों ने देखा होगा ऑटो रिपेयर, जहाँ पे मतलब ऑटो मतलब दैट डजंट मीन कि सिर्फ ऑटो, जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी मतलब ब्लैक ब्लैक कलर की जो ग्रीस होती है, ऑयल होता है, ये सब ऐसे स्प्रेड होता है, मतलब कि बिल्कुल बिखरा सा होता है, और बिल्कुल वो सब हमारा वेस्ट ही होता है, ठीक है, जो कि कोई भी फर्दर यूज के लिए नहीं होता है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सारे वेस्ट हमारे कॉमर्शियल वेस्ट हैं, जितने भी वेस्ट हो गए। नाउ एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है, जैसे कि अगर आपने फसल उगाई, ठीक है, तो फसल उगाते हो तो वहां पर आप पहले तो मतलब ये लेट से आपका ये फसल है, ठीक है, आपने इतनी दूर पे फसल उगाई, तो यहाँ पर आप लोगों ने जब फसल उगाई तो ये जब आप वो फसल पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तो इसमें क्या फूड होंगे, मतलब फूड नहीं होते फसल में, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो ये सारी चीजें आप यूज कर लोगे, आप इसकी कटाई करोगे, उसके बाद ये सब यूज कर लोगे। लेकिन जब आप इसको काटोगे तो इसके खेर पतवार तो बच जाएंगे, फिर आप उसका क्या करोगे, तो वो जस्ट अ वेस्ट है आपके लिए। तो ये सारे एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, मतलब कि जो हमारे कृषि से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राइड स्टीम, ऐसे तने जो सूख जाती हैं, जैसे कि आपने एक पेड़ आपने एक पेड़ लगाया जो कि कुछ साल तक रही, उसके बाद वो जल गई, तो जल गई या फिर सूख गई, तो उसके बाद उसके जो स्टीम होते हैं उसको आप क्या करोगे, वो भी तो आपके लिए एक तरह से वेस्ट हो गए। लेकिन कई लोग इसको रीयूज करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, आप लोग को ऐसी चीजों को रीयूज करना चाहिए। तो ये हमारा एक तरह से काफी मतलब वेस्ट तो है ही, लेकिन अगर आप वेस्ट को यूज करते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। देन वेट्स एंड कैटल वेस्ट। अब यहाँ पर कैटल मतलब जो भी मवेशी होते हैं, जैसे कि जो लोग गाय पालते हैं, वो लोग, आप लोगों ने देखा होगा गाय भी ऐसा नहीं कि गोबर नहीं करती, गाय भी गोबर करती है, तो वो लोग भी वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वेस्ट होगा तो वहाँ पे आपको एक मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर अब हम लोगों ने इतने सारे टाइप के वेस्ट पढ़ ली, लेकिन अब हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे कि वेस्ट एक्चुअली कितने टाइप की होती है। तो हमारा पहला वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं, ऐसी चीजें, यहाँ पर आप पहले ये टर्म समझो, बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ऐसी चीजें जिसको कि आप बायोलॉजिकली डिग्रेड कर सकते हो। डिग्रेड कहने का मतलब कि सड़ा सकते हो, गला सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो, ठीक है, या फिर खाद में उसे चेंज कर सकते हो। देन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है।
और उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ऐसी चीजें जिसको कि आप डिकम्पोज नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन प्लास्टिक, पता नहीं प्लास्टिक को ऐसे साइड से क्यों बताया गया, मतलब कि जो एनसीईआरटी थी वो भी आपको ऐसे ही साइड से बताई थी, तो इसीलिए मैंने 3 तरह से आपको लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक, इन तीनों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ वेस्ट विच ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंस्टिट्यूएंट्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पहले तो ये टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुन लो, ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भूत पिचास सा कोई नया टर्म आ गया आपके सामने, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो पहले मैं इसको समझा देती हूँ। तो आप लोगों ने अपने अराउंड देखा होगा, तो आप कई सारे इंसानों को देखते हो, कई सारे जानवरों को देखते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अलाइव तो होती है, मतलब कि वो जिंदा तो होती है, ठीक है, लेकिन वो आपको दिखती नहीं है, ठीक है। तो वो तो जिंदा होती है, वो जिंदा होती है बिल्कुल, वो अच्छी तरह से लीव करती है, आपको दिखाई लेकिन नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज की होती है, ठीक है। अब कितनी स्मॉल होती है? तो इतनी स्मॉल कि आपके नेकेड आइज से आप उसको देख भी नहीं सकते, आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप बिल्कुल छोटी से छोटी चीजों को भी देख सकते हो, इवन सेल को भी देख सकते हो, ठीक है। सेल अभी आप नहीं समझ सकते कि सेल को कैसे लोगों ने देखा, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि वो हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, लेकिन लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया कि हम लोगों का बॉडी सेल से बना हुआ है। तो आप सोच सकते हो सेल कितना छोटा है, बट फिर भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। सो जब आप बड़े होगे क्लास 9th में, इस पे आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर ही मिलेगा। नाउ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि एनिमल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। अब जितने भी डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं वो मेनली मतलब ज्यादातर बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं, मतलब कि ऐसे होते हैं जिसको कि हम लोग फर्दर, मतलब जिसको कि अगर हमें यूज नहीं है तो हम लोग उसको डिकम्पोज करवा सकते हैं। अब डिकम्पोज कौन करेगा? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, मतलब कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कंसिडर करो कीड़े मकोड़े। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो, अगर आप समझ पा रहे हो तब तो फिर बहुत बढ़िया है। मतलब कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं आपको एक तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि एक ब्रेड है, ठीक है। अब आपने ब्रेड को खाया नहीं, अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, मम्मी दे के गई और उसके बाद तो फिर उनके मतलब भूल ही गए कि कुछ खाना भी है हम लोग को, तो ब्रेड दे के गई और फिर उसके बाद वो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। तो वो ब्रेड क्या होगा, एज टाइम पासेस, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये ब्रेड सड़ना गलना स्टार्ट कर देगा। तो वो सड़ गल कैसे रहा है? तो बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे अपना वर्क चालू कर दिया। मतलब ये ब्रेड अब आप नहीं खाओगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको खा जाएगी। तो अब आप सोचते होगे कि ये एक दिन में तो खत्म नहीं होता, तो हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटी होती है, आप उनको ऐसा नहीं कि एक दिन में वो पूरा ब्रेड खा सकती है। तो वो धीरे धीरे, एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन में ये ब्रेड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भले ही थोड़ा स्मेल आए लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर ही देगी। सो आई होप आपको बायोडिग्रेडेबल टर्म समझ आ गया। नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट विच कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिमेन अनअफेक्टेड डिकम्पोजिशन, मतलब कि ऐसे वेस्ट जिसको कि आप डिग्रेड नहीं कर सकते, मतलब कि उसको आप सड़ा गला नहीं सकते, ठीक है। या फिर वो डिसइंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेट मतलब होता है जुड़ा हुआ, डिसइंटीग्रेट मतलब टूट गया, या फिर ये टर्म बिल्कुल अगर आप ऐसे डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश समझोगे, इंग्लिश टू हिंदी सॉरी, तो इसका मतलब ऐसा ही कुछ निकलता है। लेकिन जो वेस्ट होते हैं आप उसको डिसइंटीग्रेट मतलब तोड़ नहीं सकते, किसके एक्शन से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कुछ भी कर ले उसको सड़ा गला नहीं पाएगी, ठीक है। सो ऐसे अब आप पूछोगे कि ऐसे चीजों का एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि ग्लास। अब आपको पता है कि ग्लास ऐसा चीज होता है कि मतलब उसको आप कभी तक भी छोड़ दो वो गलेगी नहीं, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं, स्क्रैप्स होते हैं, ये सारी चीजें ऐसी होती है कि जो डिग्रेड नहीं होती है, ठीक है। नाउ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक क्या होता है? इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय कंपोस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी प्लास्टिक होती है वो इतनी, मतलब अगर वो डिकम्पोज होती भी है तो इतनी हार्मफुल, मतलब वैसे तो प्लास्टिक डिकम्पोज होने में काफी ज्यादा टाइम लेती है, ये समझ लीजिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही होती है, मतलब ऐसी वेस्ट जिसको कि आप डिकम्पोज नहीं कर सकते। और ये वेस्ट मतलब मिलियंस ऑफ ईयर तक ऐसे ही रहेगी। जैसे आप अगर आपने एक प्लास्टिक को यूज किया और उसको फेंक दिया तो वो प्लास्टिक डिकम्पोज होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लेगी, मतलब कि सोच सकते हैं आप ये कितना लंबा टाइम लेती है। अब ऐसी चीजों का मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने अराउंड प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें देखते होंगे, ठीक है। सो जैसे बॉटल हो गया, पाइप्स हो गया, शू हो गया, बैग्स हो गया, बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग प्लास्टिक उसके यूज में लाते हैं, मतलब उसको बनाने में प्लास्टिक का यूज लाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। नाउ सेपरेशन ऑफ गार्बेज एट लैंडफिल।
अब ये टर्म बहुत आसान भी है आपके लिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे गार्बेज का सेपरेशन करेंगे। तो गार्बेज का सेपरेशन कौन से बेसिस पे करेंगे? पहले तो ये टर्म मैंने आपको बताया कि गार्बेज एक ऐसा चीज होता है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इसको रीयूज करते हैं, तो दैट मीन्स कि उनके लिए वो जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ सब्सटेंस है वो यूजफुल हो गया। तो हमारे गार्बेज में भी जो यूजफुल कंपोनेंट होंगे, जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट होंगे, हम लोग इस बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब यूजफुल कंपोनेंट क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ गार्बेज विच कैन बी रीयूज इज नोन एज यूजफुल कंपोनेंट। मैंने आपको बताया कि जो भी गार्बेज के पार्ट होते हैं, मतलब जो भी गार्बेज जिसको कि आप रीयूज कर सकते हो, मतलब पुनः उसको यूज कर सकते हो, उसको हम लोग यूजफुल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। दिस कंपोनेंट आर रीट्रीटेड विद सम प्रोसेस टू मेक इट नॉन टॉक्सिक। अब ऐसे सब्सटेंस गार्बेज, मतलब गार्बेज जो होते हैं वो तो टॉक्सिक होते हैं, मतलब हमारे लिए जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस के थ्रू उन्हें दोबारा से यूज किया जा सकता है, या फिर उनको रीट्रीटेड किया जाता है, मतलब कि उनको ऐसा प्रोसेस के थ्रू पास करवाया जाता है जिससे कि वो थोड़े बहुत नॉन टॉक्सिक हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल फिर नहीं होते हैं, उसको हम लोग यूजफुल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। गार्बेज का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म था। नाउ नॉन यूजफुल कंपोनेंट। अब ऐसे नॉन यूजफुल, आप ये टर्म ही समझ सकते हो, ऐसी चीजें जिसको कि आप दोबारा रीयूज नहीं करते हो, ठीक है, उसको डायरेक्टली एक बार यूज किया और फेंक दिए। दिस कंपोनेंट आर देन सेपरेटेड एंड स्प्रेड ऑन द लैंड एंड पुट सैंड लेयर ऑन इट। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अब उसको यूज नहीं करेंगे, देन इसको हम लोग सेपरेट करते हैं और इसको हम लोग लैंड पे स्प्रेड करते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग फिर उसके ऊपर से मिट्टी या फिर कुछ भी भर देते हैं। जैसे ये आपका गड्ढा है, ठीक है, ये काफी ज्यादा गड्ढा है, जैसे एक बिल्डिंग आपको बनानी है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक जमीन खरीदी, आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग बनानी है, तो ये जमीन से गड्ढा इतना नीचे है, तो आप इस गड्ढे को फिल करने के लिए क्या करोगे? तो जनरली आप ऐसे चीजों को भर दोगे जिससे कि ये गड्ढा फिल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग जनरली गार्बेज को भरने का ट्राई करते हैं, लेकिन लैंड फिलिंग में यहाँ पे तो ऐसे एनसीईआरटी ने पता नहीं कैसे इस तरह से लिखा है कि हम लोग नॉन यूजफुल कंपोनेंट को भरते हैं, लेकिन अब ऐसा रूल आ गया कि हम लोगों को ये नहीं करना है। अब आप सोच रहे होगे कि ये कितना अच्छा वे तो है कि जो चीजें हमारी यूज की नहीं है उसको जमीन के अंदर हम लोग डाल देते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल, मतलब ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये हमारा वाटर का सरफेस है, सॉरी वाटर का नहीं, अर्थ का सरफेस है। लेट से आपने यहाँ पे गड्ढे थे, यहाँ इसको भरने के लिए आपने गार्बेज को भर दिया और ऐसी चीजें भर दी जो कि टॉक्सिक है, ठीक है, जो कि हमारे यूज की नहीं है और वो हमारे लिए टॉक्सिक है। अब यहाँ पे वर्षा होगी तो लेट से ये वर्षा हुई, ठीक है, वर्षा हुई तो ये जो हमारा लैंड है वो क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये लेट से वाटर को यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब भी कर लिया। अब वाटर को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे फर्दर रिएक्शंस होगी, क्योंकि आपको पता है जमीन के अंदर हीट होती है, हीट हो गई, उसके अलावा वाटर भी उसको मिल चुका है, उसके बाद थोड़ा बहुत एयर का कंटेंट भी होता है। तो इतनी सारी चीजें अगर होंगी और थोड़ा बहुत प्रेशर भी, मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ, मतलब कि टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, वाटर भी है, एयर भी है, तो यहाँ पर तो फिर रिएक्शन होनी ही होनी है। यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद ये हार्मफुल मटेरियल बना लेती है, मतलब कि फर्दर रिएक्शन के बाद ये बहुत ही हार्मफुल चीजों में कन्वर्ट हो जाती है और धीरे धीरे जो उसके प्रेसिपिटेट होते हैं जमीन के अंदर धंसने लगते हैं, मतलब कि धीरे धीरे जमीन के अंदर सिरने लगते हैं, जिसको कि हम लोग सिरना बोलते हैं, मतलब जमीन के अंदर जाने लगते हैं थ्रू वाटर लेयर, मतलब वाटर लेयर के थ्रू कह लीजिए या फिर इस जमीन के लेयर के थ्रू। और यहाँ पे आपको पता है जमीन के अंदर हमारा वाटर टेबल होता है। वाटर टेबल क्या होता है? जो हमारे जमीन के अंदर पानी जमी हुई होती है उसको हम लोग वाटर लेयर या वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर है धीरे धीरे ये वाटर के साथ मिक्स होकर धीरे धीरे इस वाटर में मिल गया और यही वाटर तो हम लोग फिर फर्दर यूज करेंगे, तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे हार्मफुल होने, मतलब ये अगर ये प्रोसेस हम लोग करते हैं लैंड फिलिंग का, तो ये हार्मफुल हो जाता है, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट हमारे लिए इसको बैन कर रखी है। तो हम लोग भले ही यूजफुल, जैसे कि आप छिलके को जमीन के अंदर डाल सकते हो, सब्जियों के जो छिलके होते हैं उसको कि आप आराम से जमीन के अंदर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अगर आपको भी पता है कि जो सब्जी के छिलके होते हैं आप उसका रीयूज नहीं कर सकते, हाँ सिवाय एक चीज में आप कर सकते हो कि आप अगर उसका खाद बनाना चाहो तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन अगर आपको खाद भी नहीं बनाना है तो, क्योंकि अब ऐसा लोग होते हैं जो शहर में रहते हैं, तो अब शहर में वो खाद बना भी लेंगे तो क्या करेंगे उसका, उनके पास जमीन भी नहीं होती कि वो खेती करें या फिर पेड़ उगाएं या फिर छोटे छोटे पौधे भी लगाएं, तो वो क्या करती है जनरली कि ऐसी चीजों को फेंक देती है। तो उन्हें फेंकने से अच्छा कि इस तरह से लैंड फिलिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये काम आपका नहीं होता है, जनरली ये म्युनिसिपैलिटी कर देती है। म्युनिसिपैलिटी देखती है कि कौन से गार्बेज को हम लोग कहाँ फिट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का क्या क्या इफेक्ट है? प्लास्टिक बैग चोक सेवर सिस्टम। जैसे कि आपको पता है नदी नालों में अगर ये लेट से आपका नली बह रही है, यहाँ पे अगर प्लास्टिक ऐसी होती है कि जो कहीं भी फंस गई तो समझ लीजिए कि वहां पे उसको जाम ही कर देगी। तो अगर नदी नाले जाम हो गए तो आपको ही पता है जो हमारा पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है वो इफेक्ट करेगा, मतलब कि कहीं पे नालियां बहने लगेंगी, मतलब नाली जब ओवरफ्लो कर जाएगी, फिर हमारे अराउंड जितनी गंदगी पहले नहीं थी उससे ज्यादा ही कहीं हो जाएगी। सो हमें इससे बचना चाहिए।
ठीक है। बर्निंग इमिट्स पॉइजनस गैस काउज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आप चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग प्लास्टिक को जमीन के अंदर ऐसे भर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ मिलके हमारे मतलब हेल्थ को इफेक्ट करेगी। तो हम लोग दूसरा उपाय क्या सोचेंगे कि चलो इसको जला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग प्लास्टिक को इतनी आसानी से जला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो हार्मफुल जो गैसेस होते हैं उसको रिलीज करती है। अब वो अगर हम लोग स्मेल करेंगे तो फिर हमारे हेल्थ को और ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो हम लोग प्लास्टिक को इस तरह से भी ठिकाने नहीं लगा सकते। नाउ पॉइंट नंबर 3, फूड स्टोर्ड इन बैड क्वालिटी प्लास्टिक में हार्मफुल फॉर बॉडी। अब आपको ही पता है कि ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती है, वो जो खाने की चीजें होती है वो प्लास्टिक में पैक होती है। तो जो पुअर क्वालिटी की प्लास्टिक होती है हमें उससे बचना चाहिए। मतलब कि अगर वो पुअर क्वालिटी की प्लास्टिक है तो हमें उसमें की रखी कोई भी चीज को खाना नहीं चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पुअर क्वालिटी है नहीं है, हमें कैसे पता होगा? तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ, मतलब मे बी ये ऐसा जनरली काम ही कर जाता है, ठीक है। तो कई बार आप देखे होंगे कि अब ऐसा नहीं कि बिस्किट ये कुरकुरे के डब्बे पे ऐसा रिसाइकल का साइन बना, रिसाइकल का साइन, एक काम करती हूँ मैं आपको रिसाइकल का साइन ही दिखा देती हूँ। ये रहा, सॉरी, ये रहा जो यहाँ पे ये डस्टबिन पे बना हुआ है, ये हमारा रिसाइकल का साइन है, ठीक है। तो ये रिसाइकल का साइन आपको जहां पे भी दिखे, दैट मीन्स कि उसको रिसाइकल किया जा सकता है। मतलब कि वो प्लास्टिक जो कि आप कंज्यूम कर रहे हो उसको रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप उसको रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन ये हार्मफुल है कि नहीं हमें ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चलेगा उस रिसाइकल के अंदर लिखे नंबर से। अगर रिसाइकल के अंदर 1, 5, 7 ये तीनों नंबर लिखी हुई है, दैट मीन्स कि ये प्लास्टिक बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसको आपको यूज नहीं करना चाहिए। और अगर इसके अंदर 2, 3, 4 ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, 6, तो दैट मीन्स कि ये प्लास्टिक ओके है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको रिसाइकल के अंदर ये नंबर देखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि क्या सच में ऐसा होता है? तो अगर आपके पास वाटर बॉटल होगी, जो कि जनरली सभी के पास होती है, आप उसमें जाना, या फिर जितने भी फ्रूटी, माजा या फिर और भी जो होते हैं स्प्राइट ये सब के बॉटल, उसमें भी ये चीजें लिखी होती है। तो आप उसको नोटिस करना कि वहां पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। Now, food eaten by animals from plastic bag which may leads to death। अब कई लोग इतने महान होते हैं जो कि उनके घर में अगर कुछ बच गया खाना वाना, क्या करते हैं, सीधे प्लास्टिक में बांधते हैं और ले जाके फेंक देते हैं, ठीक है। तो और प्लास्टिक को ऐसे बांध करके नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स वो तो काफी मासूम से होते हैं, उन्हें क्या मालूम कि मतलब वो बस फूड देखें तो चलो, वो लोग क्योंकि स्मेल कर सकते हैं तो उनको पता चल जाता है इस प्लास्टिक के अंदर फूड है। अब वो लोग उसको जैसे तैसे फाड़ लेते हैं और उसके बाद उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फाड़ने के मतलब जब तरीके में हो सकता है प्लास्टिक का इतना बड़ा टुकड़ा उनके मुंह में चला जाए, अब उन्हें पता थोड़ी चलेगा, वो उसको भी निगल जाएंगे। अगर वो खा लिए दैट मीन्स कि उनका डेथ हो सकता है, मतलब कि वो उनके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होगा। आपको कभी भी अगर आप प्लास्टिक का यूज करते भी हो वेस्ट मटेरियल को फेंकने के लिए, तो आप कभी भी प्लास्टिक को बांध कर नहीं फेंकना। जब फेंकना तो उसको प्लास्टिक का जो मुंह होता है वो खुला हुआ होना चाहिए, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को जल्दी डिकम्पोज कर सके। और मैं आपको सजेशन करूंगी, मतलब अगर आप मेरी बातें थोड़ी भी मानते हो तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप कभी भी ऐसे फूड को या फिर कोई भी चीज को प्लास्टिक में फेंकना ही मत। आप उसको रीयूज करने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक का मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट में काफी ज्यादा हो गई है। अगर हम लोग उसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए और ज्यादा हार्मफुल हो जाएगी। वैसे ही प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हमारे एक्वेटिक जो लाइफ होती है वो भी बहुत ज्यादा सर्वाइव करती है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पानी में मतलब कहीं भी गए बीच बीच पे घूमने, प्लास्टिक की बॉटल होती है, पानी पिए और सीधे फेंक दिए। सो ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट इससे हार्म होती है। और हमारा इन्वायरमेंट अल्टीमेटली क्या, हमारी ही तो है, तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, डू नॉट बर्न प्लास्टिक बैग्स और अदर प्लास्टिक आइटम्स। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्लास्टिक बैग को जैसे कहते हैं ठिकाने लगाने के लिए उसको जला देते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। कुछ भी हो जाए हमें ये नहीं करना, ठीक है। और कोई भी प्लास्टिक की बनी चीजें हैं आप उसको भी बर्न नहीं करोगे, नहीं जलाओगे। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक हियर एंड देयर आफ्टर यूज। मतलब कि अगर आपने कोई प्लास्टिक की मटेरियल यूज की, आप अब हर टाइम ऐसा थोड़ी है कि मिट्टी के घड़े को लेके साथ में घूमोगे, तो कहीं ना कहीं आपको वाटर कैरी करने के लिए, फूड कैरी करने के लिए आपको प्लास्टिक की चीजें मिल ही जाएंगी। तो आप ऐसा नहीं कि आप उसको यूज करोगे और कहीं भी फेंक दोगे, ये चीज बिल्कुल गलत है, आपको ये कभी नहीं करना है, ठीक है। यूज प्रॉपर बैग्स और क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। कई लोग क्या होते हैं कि शाम में जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो वहां पे प्लास्टिक बैग लेके जाना है, तो ऐसे आपको नहीं करना। आपको वहां पे या तो जो कपड़े की थैली होती है उसको लेके जाना है, जो कि इस तरह के होते हैं झोले, जो कि जनरली मम्मी लोग सी देती हैं। तो अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटीज है कि आप प्लास्टिक बैग को बजाय ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, तो आप बेशक ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। एजुकेट फैमिली। अब यहाँ पे आपको एजुकेट करना है, किसको करना है, तो फैमिली मेंबर को करना है एंड फ्रेंड्स। अब किस बारे में, तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक।
आप प्लास्टिक को कैसे यूज करोगे, कहाँ उसको डिस्पोज करोगे, ये सारी चीजों के बारे में अपने फैमिली को बताना है और अपने फ्रेंड्स को, जो भी इस चीज को नहीं जानते, आपको अपने अराउंड जितने भी लोग हैं उनसे इन सब मतलब उन लोगों से इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करते रहना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे अब ये जो टर्म है आपको समझनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे इको फ्रेंडली और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे एक टर्म है वर्मी कंपोस्टिंग। अब यहाँ पे ये कंपोस्टिंग टर्म का मतलब, कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट मतलब खाद होता है, कंपोस्टिंग मतलब खाद बनने की प्रोसेस को हम लोग कंपोस्टिंग बोलते हैं। अब किस थ्रू, मतलब किसके थ्रू, तो वर्मीज के थ्रू। ठीक है, इट इज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। अब ये क्या है वर्मी कंपोस्टिंग, तो ये एक मेथड है और इस मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, तो खाद बनाया जाता है। अब कैसे खाद बनाया जाता है, तो रेड वर्म्स के हेल्प से। तो यहाँ पे आप लोग एक मैंने इमेज लगा के रखी है, रेड वर्म जैसे कि हमारा अर्थ वर्म होता है। ठीक है, अर्थ वर्म जिसको कि हम लोग हिंदी में आई थिंक कि केचुई बोलते हैं। ठीक है, शायद यही बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो केचुई होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है और रेड वर्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, थोड़े थोड़े अर्थ वर्म की जैसी लग रही है, लेकिन अर्थ वर्म जो होती है वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पेल रेड होता है, मतलब कि हल्का रेड होता है, जबकि ये जो रेड वर्म होती है वो बिल्कुल रेड होती है। अगर आप रेड वर्म की इमेज देखना चाहते हो, कई स्टूडेंट पक्का से ऐसे घिन जाएंगे, तो आप एक काम करना, नेट पे जाके इसकी इमेज जरूर देखना। तो ये इमेज मैंने इसलिए नहीं लगाई यहाँ पर क्योंकि मुझे कॉपीराइट की टेंशन थी, तो मैंने इसलिए इमेज नहीं लगाई। तो जो एनसीईआरटी में थी मैंने वही इमेज लगा दी। तो आप नेट पे जाके देखना, आपको काफी ज्यादा अजीब फील होगा उसको देख के, लेकिन काफी क्यूट से होते हैं, आप लोग कोशिश करना ना। एक्सक्रीटा ऑफ द वर्म मेक्स द कंपोस्ट वेरी रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो अर्थ वर्म होते हैं या फिर रेड वर्म क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो अर्थ होती है, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे जितने भी मिनरल्स होते हैं या फिर मिट्टी होती है उसको खाती है। उसके बाद जो वो एक्सक्रीट करती है, मतलब कि जो वो मतलब ऐसे अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है, वो हमारे फूड के लिए, हमारी मिट्टी के लिए काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे लिए खाद का काम करती है, जो वो सारी मिट्टी को खाद में कन्वर्ट कर देती है। वर्मी कंपोस्ट इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अब यहाँ पे आप ये ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर ये टर्म से आप रिलेट कर पाओगे। मैंने पिछले के क्लास में एक फर्टिलाइजर का नाम बताया था, यूरिया। और यूरिया, लेकिन जो मैंने आपको बताया था वो ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, मतलब कि उसको लैब में बनाया जाता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मतलब ये ऑर्गेनिक ही है, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिक जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनी हुई है, लेकिन इसको लैब में बनाया गया है यूरिया को। जबकि ये जो है ये बिल्कुल हमारे जो अर्थवर्म होती है उनसे बनती है, तो ये हेल्दी भी होती है हमारे एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच एंड सॉइल कंडीशनर। ठीक है, ये हमारे सॉइल को काफी अच्छे से कंडीशन करती है। सो आपको ये सारी चीजें ख्याल रखनी होगी कि अगर आपके अराउंड कोई अर्थवर्म है या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल का कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो आपको उसको हार्म नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे से मतलब हमारे इन्वायरमेंट को की साफ सफाई में हमारे इन्वायरमेंट की हेल्प करती है। ठीक है, नाउ हाउ टू रिड्यूस गावेज। अब यहाँ पे जो गावेज टर्म है उसको आपको पहले तो ये प्रॉब्लम की तरह आप इसको देखो, तो ये अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको कम भी करना चाहोगे तो आप इसको कैसे कम कर सकते हो। तो पहली चीज की आपको यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया है, आर मतलब कि 3R एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसके थ्रू पहले तो आप उस चीज को रिड्यूस करने की कोशिश करो। अगर आपके पास कोई चीज है, लेट्स से अगर आप के पास 10 पॉलीथीन है, ठीक है, प्लास्टिक है, तो अगर आप यूज कर पाते हो, अगर आप 8 ही पॉलीथीन को यूज करते हो तो काफी अच्छा है। ठीक है, आप कम से कम चीजों को यूज करने के लिए सीखो, मतलब कि अगर कम चीजों में काम होता है तो आप कम चीजों में ही काम करो, जिसको कि हम लोग इन शॉर्ट देसी भाषा में कंजूसई बोलते हैं। तो आप जितना ज्यादा कंजूसई करना चाहो उतना ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और जितनी भी चीजें हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आप वहां पे कंजूसई करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि आपके पास बहुत सारे मनी है, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन आप पैसे से हमारे इन्वायरमेंट को नहीं बचा पाओगे। जैसे कि जो हमारा कोरोना है, ठीक है, कोरोना जो है वो अगर जब आया तो वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे लोगों को काफी ज्यादा हार्म कर रहे हैं। तो अब बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा है वो भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जबकि उसका वैक्सीन भी बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। सो आप देख सकते हो कि कोरोना, बहुत सारे बड़े बड़े जिनके पास पैसे थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। सो यहाँ पे पैसा, मनी मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपकी जो समझ है वो मैटर करती है। अगर आप खुद को दूर रखोगे, सबसे खुद को सेफ रखोगे, तो वही बहुत हेल्प करेगा आपको, मतलब फिट रहने में। तो इसी तरह से आप जितनी भी चीजें हैं उसको कम से कम यूज करने की कोशिश करो। ठीक है, सो वी हैव टू रिड्यूस आवर कंजम्पशन, मतलब हम अपने कंजम्पशन नीड को कम से कम करेंगे। ठीक है, अगर हमें जरूरत नहीं है, जैसे कि हमारी मम्मी जो होती है, अगर उनको तब 10 साड़ी चाहिए तो चाहिए, सो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उनका काम 2 साड़ी में भी चल रहा है तो उन्हें फिर 10 साड़ी की कोई जरूरत नहीं है। पर खैर ठीक है, वो तो मम्मी है, जो भी करें सही है।
वी शुड यूज एन आइटम विच इज नेसेसरी टू यूज। अब हमें वही चीजें यूज करनी चाहिए जो हमारे यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देन रीयूज। अब रीयूज क्या होती है, मतलब कि अगर हमने कोई चीज को यूज किया, अगर पॉसिबिलिटी है उस सब्सटेंस को दोबारा से यूज करने की, तो हम लोग उसको रीयूज जरूर करें, ठीक है। सो जैसे कि न्यूज़पेपर इनटू बुक कवर एज और अ बैग, मतलब कि मैं यहाँ पे आपको एक बताती हूँ, जैसे कि हम लोग के टाइम में क्या होता था, अब तो बहुत ही क्लासिक जल्द मिलने लगे, पहले हम लोग क्या करते थे, जो हमारी किताबें होती थी उसको हम लोग न्यूज़पेपर से मढ़ दिया करते थे, देखने में भी अच्छी लगती थी, मतलब बिल्कुल परफेक्ट होती थी, और मढ़ने में भी काफी मजा आता था। मतलब हम लोग ऐसे 4-5 दोस्त बैठ जाते थे और वहाँ पे बैठ के बुक मेढ़ा करते थे, अच्छे 2-3 घंटे तक ये कार्यक्रम चलता रहता था हम लोग का। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, जो हमारे न्यूज़पेपर होते थे, जो कि हमारे दादा पापा जो भी पढ़ा करते थे, वो फिर बच जाता था, उसी को तो हम लोग यूज करते थे। तो ये एक रीयूज था, ठीक है। तो हम लोग उस सब्सटेंस को रीयूज करने की कोशिश कर रहे थे। देन रिसाइकल। अगर ये पॉसिबल है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप करो, नहीं तो फिर म्युनिसिपैलिटी हो गई या फिर बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो रिसाइकल की प्रोसेस को करने के लिए सक्षम होती है, वो करती है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच मटेरियल कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वेस्ट। अब रिसाइकल क्या होती है, जैसे कि अगर आपको कोई चीज की जरूरत नहीं, आपने एक प्लास्टिक लिया, बॉटल लिया और आपको उसमें पानी पिया और उसकी आपको जरूरत नहीं, आप क्या करोगे, उसको फेंक दोगे। कंपनी वाली क्या करेगी, उसको आएगी, ले जाएगी और उस प्लास्टिक को गला के या तो कुछ नई चीजें बना देगी, नहीं तो फिर से वापस से प्लास्टिक ही बना देंगे। सो आपने नोटिस किया कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, मतलब आपके कहते हैं ना, बिल्कुल आप ये सारी चीजों से फेमिलियर हो, आपको मुझे इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये लेक्चर बिल्कुल खत्म हो गया, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है। ये क्वेश्चन एंड आंसर बहुत ज्यादा लेंदी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक लाइन में आंसर कर पाओ, इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेड वर्म। यहाँ पे पूछ रहा है कि रेड वर्म कौन से जो गार्बेज होती है, कौन से कचरे को खाद में नहीं कन्वर्ट कर सकती। तो रेड वर्म जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं उसी को कन्वर्ट कर सकती है। अब आप उसको जाके लोहे का सामान दे दो या फिर आप उसको प्लास्टिक दे दो, क्या वो कन्वर्ट कर पाएगी? तो नहीं, वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को या इनऑर्गेनिक वेस्ट को नहीं कन्वर्ट कर पाएगी, ठीक है। Then question number B, have you seen any other organism beside redworm in your pit? If yes, try to find out their name. Draw picture of these. जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे रेडवर्म दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी के बुक में, तो एनसीईआरटी पूछ रही कि क्या आपने कोई और भी तरह के चीजें देखी हैं, मतलब जो कि हमारे मतलब ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे डिकम्पोजिशन में हेल्प करती है। तो अगर आपने देखी है तो आप आंसर करोगे यस। जैसे कि आप जनरली अर्थवर्म को देखते होगे, ठीक है, केचुई जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको देखते होगे तो आप उसका नाम लिख सकते हो, आप उसके एक इमेज भी ड्रॉ कर देना, ठीक है। और उसके अलावा कई सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि मोल्ड, फिर उसके अलावा फंगी जो होती है, वो सारी चीजें भी हो गई, आप उन सब का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कशन है, मतलब कि आपको डिस्कस करना है, अपने दोस्तों के बीच आप कर लो या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में कर लो, नहीं तो फिर मैं तो हूँ ही। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए जो है, इज गार्बेज डिस्पोजल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द गवर्नमेंट। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि गार्बेज के जो डिस्पोजल है वो सिर्फ गवर्नमेंट मतलब हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसा नहीं है। जो म्युनिसिपैलिटी होती है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सिर्फ वही करे। अगर हम लोग कर पाते हैं तो हम लोग अपने मतलब अपने स्तर तक इस चीज को करना चाहिए, मतलब हम लोग जितना से ज्यादा कम से कम गार्बेज को प्रोड्यूस करें और जितना से ज्यादा कोशिश करें गार्बेज के डिस्पोजल को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ये संभव है कि जो डिस्पोजल गार्बेज के डिस्पोजल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। तो हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर हम लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जैसे प्रोसेस को अगर अपना लेते हैं तो ये बिल्कुल संभव है, हम लोग कर सकते हैं ये चीजें, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 का ए, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। अब यहाँ पे आपसे एनसीईआरटी मतलब ये क्वेश्चन पूछ रही कि अगर आपका खाना बच जाता है घर पे तो आप उसका क्या करते हो। तो जनरली हम लोग या तो कोई जानवरों को, अगर आपके घर पे बहुत ज्यादा शौक होगा गाय वाय पालने का, तो आपकी मम्मी उसको गाय को खाना दे देगी। लेकिन अगर ऐसा आपके घर पे नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, वो फूड को सीधे प्लास्टिक में बांधते हैं और फेंक देते हैं। तो आप यहाँ पे आप उस जो भी आपकी मम्मी करती है या फिर जो भी आप करते हो बचे हुए खाने के साथ आप उसको लिख सकते हो, या फिर आप जो बचा हुआ फूड होता है उसको खराब होने से रोकते हो, क्या करते हो, आपको बस यही लिखना है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का भी, इफ यू एंड योर फ्रेंड आर गिवन the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, ठीक है। अब आप और आपके दोस्त मस्त पार्टी में गए, ठीक है, वो पार्टी बहुत शानदार थी, मतलब सब कुछ था वहाँ। अब आपको खाने की मतलब पार्टी में गए हो तो खाना तो खाओगे ही, तो वहाँ पे आप खाना खाने गए हो तो जो वेटर होते हैं मतलब जो लोग होते हैं वो आपको ऑफर किए एक प्लास्टिक का प्लेट और एक बनाना का जो पत्ता होता है वो, तो आप किस चीज में खाना प्रेफर करोगे?
तो आप जनरली जो लोग होते हैं वो तो ऐसे जो प्लास्टिक का होता है उसी को यूज करेंगे, क्योंकि बहुत इजीली मिल जाता है। अब कितना मतलब पार्टी में कम से कम तो 250 200 या 500 लोग तो होंगे ही होंगे, तो बनाना का लीफ सबके लिए हो पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो फिर आप बनाना का ही लीफ को यूज करो, ठीक है। वो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि आप उसको रिसाइकल कर पाओगे, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसको रिसाइकल कर पाएंगे, मतलब रिसाइकल नहीं सॉरी डिकम्पोज कर पाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का ए, यहाँ पे कह रहा है कलेक्ट अ पीस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ देम कैन बी रिसाइकल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अलग अलग तरह के पेपर को कलेक्ट करना है और उसमें पता करना है कि आप किसको रिसाइकल कर पाते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप हर तरह के पेपर को रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन हम आपने देखा हो कि कुछ पेपर ऐसी होती हैं जो कि शाइन करती हैं, बिल्कुल स्मूथ होती हैं, तो वो जो होती हैं उस पर एक प्लास्टिक की पतली सी कोटिंग होती है, तो वो वाला जो पेपर होता है ना उसको डिकम्पोज करना या फिर उसको रिसाइकल करना वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है हमारे लिए। सॉरी, वो थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। आई थिंक कि मेरा चार्जर जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। जैसे अब सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी को मतलब 4th के बी को डिस्कस कर लेती हूँ कि जो ये क्या कह रही है, ठीक है। With the help of a lens, look at the pieces of paper you collected from the above question. Do you see any difference in the material recycled paper and the new sheet of paper? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो रिसाइकल हो चुके पेपर हैं और जो न्यू शीट हैं पेपर के, ठीक है, वो दोनों में कुछ आपको डिफरेंस नजर आती है? तो हाँ, आपको थोड़ी डिफरेंस नजर आएगी, ठीक है। जो हमारे स्कूल में एक्टिविटी कराई जाती थी, मतलब कि पेपर को कैसे रिसाइकल किया जाता है, पेपर को कैसे बनाया जाता है, ये बताई जाती थी, लेकिन अब तो खैर कोरोना की वजह से स्टूडेंट घर पे ही रहते हैं, सो ये सारी एक्टिविटी स्कूल वाले नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। सो जब आप न्यू पेपर को बनाओगे रिसाइकल करके, तब आप नोटिस करोगे कि जो पेपर है वो थोड़ी सी कहते हैं ना खुरदुरी सी आपको दिखेगी, मतलब उसका सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, ठीक है। जबकि जो न्यू शीट होती है वो उसका सरफेस कैसा होता है, तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है। तो ये सारे जो डिफरेंस है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 क्वेश्चन है, ए बी सी। मैं एक एक करके आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको मतलब यहाँ पे अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल को आपको कलेक्ट करना है और किस पर्पस के लिए उसी को यूज किया गया आपको वो डिस्कस करना है। जैसे कि जो प्लास्टिक के, जैसे आपने बिस्किट लेने गई, ठीक है, तो वहां पे आप देखते हो वो प्लास्टिक बिल्कुल ऐसे थिन सी होती है, मतलब बिल्कुल पतली सी, तो वहां पे उसी को क्यों यूज किया गया, आप बिल्कुल डब्बा क्यों नहीं, प्लास्टिक का डब्बा ही क्यों नहीं यूज कर लिए, ठीक है। तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, सो आपको ये बताना है, ठीक है। आप अलग अलग तरह के पैकेजिंग मटेरियल को कलेक्ट करना है, जैसे कि आप हो सकता है प्लास्टिक जो बिस्किट होता है उसको देख लेना, या फिर जो आपका फूड नहीं क्लोथ्स होता है, क्लोथ्स कैसे पैक होता है उसको देख लेना, कई सारे हर्बल प्रोडक्ट आते हैं उसके पैकेजिंग को देखना। सो ये सारे पैकेजिंग को देखना और वो उसी को मतलब उस प्रोडक्ट को उस तरह के पैकेजिंग में ही क्यों रखा गया है उसके बारे में आप सोचना, मतलब कि डिस्कस करना, ठीक है। और 5th का बी जो है, गिव एन एग्जांपल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना है जिसके थ्रू क्या पैकेजिंग को बिल्कुल कम से कम कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इस तरह से पैकेजिंग करनी है, तो आपको पहले इसका एक एग्जांपल देना होगा। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर मतलब ये एग्जाम में उतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, आपको जितने भी आगे के जो भी थे चैप्टर्स उसी से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अगर इससे भी इस चैप्टर से भी क्वेश्चन है तो आपसे बनने चाहिए। और इस तरह के जितने भी ऊपर के क्वेश्चन थे, या फिर व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल या फिर व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एक आपको सिंपल सी स्टोरी लिखनी है, हाउ पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पैकेजिंग है वो कैसे गार्बेज के अमाउंट को बढ़ा रही है, मतलब कि जितना ज्यादा पैकेजिंग होता है, आपको ही पता है पैकेजिंग मटेरियल को थोड़ी कोई दोबारा यूज करता है, ठीक है। सो इसकी वजह से हमारा जो है गार्बेज इंक्रीज होता है, तो आपको बस इसी के ऊपर एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा कहते हैं ना कंपैरिजन बताना है कि कंपोस्ट को यूज करना ज्यादा बेटर है कि केमिकल फर्टिलाइजर को। अब किसको यूज करना ज्यादा बेटर है आपको अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। कंपोस्ट को यूज करना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। जो हमारा नेचुरल कंपोस्ट होते हैं, नेचुरल मैन्योर जो होते हैं, उन्हीं को। अब ऐसा क्यों, तो इसका आपको रीजन बताना है। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट कर देती हूँ, क्योंकि वो हमारा ऑर्गेनिक होता है, इको फ्रेंडली होता है। सो यही सारी चीजें हैं और आप खुद भी इसका आंसर ट्राई करना लिखने की। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप अगर चाहो तो कई लोग क्या होते हैं कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर कॉपी पे बना के
उसको PDF पे अपलोड करके उसका लिंक मुझे कमेंट में डाल देते हैं। तो अगर आप वो भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ूंगी, ठीक है। कीप लर्निंग विद यार। और मैं अब क्लास 7th में ही आपसे मिलूंगी, और क्लास 7th में भी आप जैसे जिस तरह से आपने 6 में पढ़ाई की, मैं आशा करती हूँ कि आप 7th में भी पढ़ोगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय।